वह एक खौफनाक जंगल की खामोश भरी रात थी। जंगल के जंगली जानवरों की आवाज और रात कीड़ों की आवाज इस जंगल को और भी भयानक बना रही थी। इसी शोर को चीरती हुई कुछ नया शोर जंगल की शांति भंग करते हुए आगे बढ़ा जा रहा था। यह शोर था कई पुलिस गाड़ियों का और फॉरेस्ट अधिकारियों का। वह सभी अयान और प्रियान की तलाश में निकले थे। उसी कार में एक सीट में नीलावंती सहमी सी बैठी थी। उसे प्रेरणा ने जो बतलाया था उसके बाद तो वह मन ही मन बहुत घबरा रही थी। एक छोटा बच्चा और उड़ते हेलीकॉप्टर से सीधे नीचे जंगल में गिर गया था। यदि वह जल्दी नहीं मिला तो शायद उसकी लाश भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इस जंगल में पाए जाते हैं खतरनाक जंगली भेड़िए, इसलिए यहाँ इंसानों का आना मना था। प्रेरणा भी उसी कार में सहमी सी बैठी थी। अचानक नीलावंती गुस्से से बोली, यदि मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। याद रखना। तुम्हारे होते हुए वह दरवाजा खोलकर चलते हेलीकॉप्टर से कूद गया और तुम्हें भनक भी नहीं लगी। प्रेरणा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, सॉरी मैम, आज सफर की थकान की वजह से मैं भी बहुत थक गई थी। मैं आज दिन भर उस पर नजर रखे हुई थी, यहाँ तक कि बाथरूम में भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। तभी नीलावंती का फोन बजा और उसने फोन उठाकर बात की। उसके बाद जल्दी से गाड़ी एक अच्छी सड़क पर लेने को कहा। वह बीच जंगल का मैदान था जिसमें चारों ओर पुलिस गाड़ियां सायरन बजाती खड़ी थी। नीलावंती की गाड़ी भी वहां आ चुकी थी। वह नज़ारा देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। रियान एक ऊंचे पत्थर पर किसी पिशाच की तरह अजीब मुद्रा में बैठा था। उसकी आंखें लाल जल रही थी। उस पत्थर के नीचे सैकड़ों जंगली भेड़िए सर झुकाए ऐसे खड़े थे जैसे रियान उन सभी का मालिक हो और वो सभी उनके गुलाम। अचानक रियान किसी जंगली जानवर की तरह आवाज करने लगा और उसके साथ गूंज उठा उन सभी जंगली भेड़ियों की रोने की आवाज। वो सभी चांद को देखकर हू की आवाज निकाल रहे थे। सभी पुलिस वाले ये नजारा देखकर अचंभित से खड़े थे। यदि रियान नीलावंती का बेटा नहीं होता तो सभी अभी के अभी यहाँ से भाग जाते। उनकी ये कहने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन उन्हें भी अब यकीन था कि रियान कोई आम बच्चा नहीं है, एक शैतान है और उसे बस में करना मतलब एक भयानक मौत। आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। नीलावंती ने उनके लीडर कमिश्नर से कहा कि वो रियान को हिफाजत से पकड़कर ले आए। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए वह ऐसी ऊट पटांग हरकतें कर रहा है। नीलावंती अच्छे से जानती थी कि यह सच नहीं है और कहीं न कहीं वे कमिश्नर भी, लेकिन नीलावंती उस देश की एक बेहद कामयाब और ताकतवर बिजनेस वुमेन थी। उसे टाला नहीं जा सकता था। कमिश्नर ने अपना वॉइस रिसीवर निकाला और हुक्म दे दिया कि बच्चे को सुरक्षित लेकर आओ। उसकी बात सुनकर कुछ पुलिस वाले सहमे हुए हल्के कदमों से आगे बढ़ने लगे। उन सभी के पास एक एक पिस्तौल थी जिसे उन्होंने उन जानवरों से खुद की रक्षा के लिए बाहर निकाल लिया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। सभी भेड़ियों का ध्यान एकदम सामने था। वो सभी मंत्र मुग्ध होकर रियान को देख रहे थे। अचानक रियान ने उन पुलिस वालों को घूरा और सभी भेड़िए एक साथ उन पुलिस वालों को वैसी नजर से गुस्से से घूरने लगे। अब उन पुलिस वालों को उस सर्द रात में भी पसीने आ रहे थे। अचानक उन जंगली भेड़ियों ने उन पर हमला बोल दिया। उन्होंने गोलियां चलाई, लेकिन उसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। वह जानवर सैकड़ों की तादाद में थे। उन्होंने देखते ही देखते 10-12 पुलिस कर्मियों को चीर फाड़ डाला। उनकी शत-विशत लाशें यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी थी। वह नजारा देखकर सभी घबराने लगे और पीछे हटने लगे। सभी गाड़ियों में बैठकर भाग खड़े हुए। अब वहाँ सिर्फ नीलावंती और प्रेरणा बचे थे। प्रेरणा ने कहा, मैम जल्दी यहाँ से चलते हैं, वह रियान नहीं कोई और है। नीलावंती ने एक जोर का थप्पड़ उसे मारा, जिससे वह सैम के पीछे हट गई और भागकर गाड़ी में बैठ गई। नीलावंती अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और वह नजारा प्रेरणा और उनका ड्राइवर विक्टर देख रहे थे। दोनों ने मान ही लिया था कि अब नीलावंती जिंदा कभी नहीं आएगी, पर उनके अनुमान के विपरीत वो सभी जंगली जानवर नीलावंती को देखकर डरने लगे और परे हटने लगे। वह जल्दी रियान के पास पहुंच गई। रियान अब भी लाल आंख के लिए अजीब गुर्राहट से उसे घूर रहा था। अचानक नीलावंती ने उसके हाथ में पहने सोने के कंगन निकालकर अपने माथे में लिए और जो ही रियान के माथे को छुआया, वह ऐसे चीखा मानो वे कंगन रक्त लाल गर्म हो। उसकी चीख की आवाज सुनकर सभी पेड़ों के पंछी भाग खड़े हुए। उसके बाद रियान एकदम मूर्छित हो गया। नीलावंती ने उसे अपनी गोद में उठाया और जल्दी से गाड़ी की ओर दौड़ लगा दी। वह सीधे पीछे वाली सीट पर आकर बैठ गई और ड्राइवर को गाड़ी भगाने को कहा। ड्राइवर और प्रेरणा सहमे से बैठे थे। उनका बस चलता तो अभी वे रियान को उसी जंगल में छोड़कर भाग जाते,
लेकिन यह नामुमकिन था। घर पहुंचते ही सबसे पहले नीलावंती ने रियान को बिस्तर पर लेटाया और प्रेरणा परीक्षण करने लगी। उसकी सांसें धीमी चल रही थी। शरीर में ऊर्जा की कमी की वजह से वह बेहोश हो गया था। प्रेरणा ने झट से उसके कपड़े उतारे जिसमें मिट्टी लगी थी और ग्लूकोज की बोतल चढ़ाकर एक इंजेक्शन लगाने लगी। थोड़ी देर में रियान ने अपनी आंखें खोली। वह भय से चीख उठा। नीलावंती ने आकर उसे संभाला और प्यार से कहा, सब ठीक है बेटा, तुम बिल्कुल ठीक हो। रियान रोते हुए सारी घटना बताने लगा कि वे क्यों और कैसे हेलीकॉप्टर से कूद गया और घोर आश्चर्य उसे कोई चोट नहीं आई। उसके बाद उसे भेड़ियों के झुंड ने घेर लिया और वे भय से चीखे जा रहा था। उसके आगे उसे कुछ याद नहीं था। नीलावंती ने उससे झूठ कहा कि तुम उन भेड़ियों को देखकर बेहोश हो गए थे, फिर पुलिस वालों ने तुम्हें बचाया और अब सब सही है। यह रात का खौफनाक सन्नाटा था और चारों ओर कुत्तों की रोने की आवाज गूंज रही थी। इस घनघोर अंधेरी रात में वह एक सुनसान विराल जंगल में था, जहाँ कुछ लोग आग जलाकर कुछ तंत्र साधना करने में मग्न थे। आग की लपटें ऊपर उठकर भभक रही थी और उसके ठीक सामने रियान नीलावंती से लिपटा सहमा सा बैठा था। नीलावंती ने उसे कड़ाई से जकड़ा हुआ था, वरना वह कब का वहाँ से भाग गया होता। उनके ठीक सामने बैठा था एक बेडरावना अघोर तांत्रिक जिसकी आभा देखते ही बनती थी। उनके आसपास कुछ अघोरी की वेशभूषा में अघोरी के शिष्य थे और सामने बंदूक पकड़े खड़ा था नीलावंती का सबसे वफादार गनमैन विक्रम सिंह चौहान। वह गार्ड कम किलर था जो नीलावंती के एक इशारे पर किसी की भी जान ले सकता था। इन सभी के बीच डरी सहमी से खड़ी थी एक बेहद ही खूबसूरत लड़की प्रेरणा। वह यहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन उसके घर में आर्थिक तंगी थी। वह चाहकर भी यह नौकरी छोड़ नहीं पा रही थी। उसके मन ही मन नीलावंती पर बेहद गुस्सा आता, क्योंकि उसकी ड्यूटी तो हॉस्पिटल में होनी चाहिए थी। उसे उन्होंने अपने बच्चे की नैनी बना दिया, वह भी किसी आम बच्चे का नहीं, वह बच्चा जिसके ऊपर शैतान का साया है। उसे अघोर ने अपने एक शिष्य को इशारा किया और उसने पिंजरे से एक जंगली सुअर के बच्चे को निकालकर उसे हलाल कर दिया। फिर उसके खून से एक अजीब सा यंत्र बनाने लगा। रियान यह नजारा देखकर विचलित हो गया। नीलावंती ने बड़े प्यार से कहा, कुछ नहीं हुआ। अब अचानक वह खून से बना यंत्र चमकने लगा और फिर सामने आया वह खून जमा देने वाला खौफनाक नजारा। उन सभी के सामने एक 6 फुट लंबी आत्मा खड़ी थी। वह अजीब से चमक रही थी और उसकी आंखें लाल रियान को घूर रही थी। वह अचानक आग बबूला होकर रियान पर झपटना चाहती थी, लेकिन उस यंत्र की शक्तियों के आगे वह ऐसे ही थी, वरना अभी रियान को मारकर उसका रक्तपान कर चुकी होती। उस अघोरी ने अपना कोड़ा निकाला और उस आत्मा पर बरसा कर पूरे गुस्से से उसे हुक्म दिया, शांत हो जाओ और बैठ जाओ वहाँ। वह आत्मा कलपती हुई रियान को घूरती हुई बैठ गई। रियान इतना डर गया था कि उसकी हिम्मत भी नहीं हो पा रही थी कि वो उसकी ओर देखे। नीलावंती के बाहों में सिर छिपाकर बैठा कांप रहा था। तभी एक अघोरी ने उस आत्मा से सवाल किया, कौन है तू? उस आत्मा ने खौफनाक आवाज में कहा, पायल, मेरा नाम है पायल। अघोरी ने दूसरा सवाल किया, क्यों मारना चाहती है तू इसे? इस पर वह आत्मा शैतानी हंसी हंसते हुए बोली, इसके माँ बाप की वजह से। इसके माँ बाप ने मुझे जीते जी बहुत तड़पाया, उसके बाद मरकर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। उनकी वजह से मैंने अपने प्यार मयंक को अपने ही हाथों से मार दिया। उसके बाद कई साल पागलखाने में रही, लेकिन अब मैं आजाद हूँ, नहीं छोड़ूंगी, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उस अघोरी ने गर्ज कर कहा, मेरे होते हुए तू इस बालक को कुछ भी नहीं कर सकती, और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। उसके बाद गूंज उठी एक दिल दहला देने वाली चित्कार, जैसे कोई असहनीय पीड़ा में तड़प रहा हो। वह पायल की आत्मा थी। अघोरी ने एक सोने का कलश लिया और उसके एक इशारे पर पायल की आत्मा ने उस कलश में समाने लगी। वह जोरदार चीखी, नहीं, तुम मुझे कैद नहीं कर सकते, मैं वापस जरूर आऊंगी, तुम सबकी मौत बनकर वापस जरूर आऊंगी। यह नजारा देखकर प्रेरणा की भी रूह कांप रही थी, उसके पैर कांप रहे थे। उस अघोरी ने वह कलश विक्रम को देकर कहा, इसे समुद्र के गहरे जल में गहराई में गाड़ देना, जिससे कि कोई इस कलश तक नहीं पहुंच पाए। यदि किसी ने इसे खोल दिया तो पायल की आत्मा आजाद हो जाएगी। विक्रम ने जी अच्छा कहा और वह कलश ले लिया। नीलावंती उठी और प्रेरणा की तरफ देखा। उसने अपने पर्स से एक नोटों की गड्डी निकाली और अपने कांपते हाथों से अघोरी को दे दिया। वह अघोरी उस पैसों को देखकर बहुत खुश हुआ और सभी को आशीर्वाद देकर विदा कर दिया। कार में प्रेरणा ने नीलावंती से पूछा, मैम, क्या आप सब ठीक है? मतलब वो जंगल वाली परेशानी भी खत्म हो गई ना? नीलावंती ने बस सर हाँ में हिला दिया। रियान अभी भी सहमा सा उसे लिपटा बैठा था। उसे इतनी सूझ नहीं थी कि प्रेरणा क्या पूछ रही है। सुबह का वक्त सूरज सा चढ़ आया था।
सुबह की लालिमा नई रोशनी नई उमंग लिए खिलखिला रही थी। सभी खुश थे क्योंकि आज संडे था। नीलावंती अब तक अपने बिस्तर में नींद की आगोश में खोई हुई थी। उसे हल्की हल्की किसी के हंसने की आवाज आ रही थी। वह निश्चिंत से सो रही थी। फिर न जाने क्या सोचकर हड़बड़ा कर उठ बैठी और उस आवाज की ओर चल पड़ी। सामने का नजारा देखकर उसके दिल को सुकून था। सामने सोफे पर प्रेरणा और रियान मस्ती करते हुए बैठे थे। प्रेरणा उसे हंसा रही थी। रियान बहुत खुश लग रहा था। नीलावंती को लग रहा था कि कल रात वाली घटना के बाद रियान को संभालना बड़ा मुश्किल होगा, पर प्रेरणा ने तो कमाल ही कर दिया था। नीलावंती ने तो प्रेरणा को निकालने का मन बना लिया था, लेकिन वे नजारा देखकर भी यदि उससे ऐसा किया तो उससे बुरा इंसान और कोई हो ही नहीं सकता था। नीलावंती भी आकर उनके पास बैठ गई और पूछने लगी, और क्या चल रहा है? रियान फुल मस्ती में बोला, भोग चल रहा है, और जोरों से हंसने लगे। प्रेरणा भी खिलखिला पड़ी। नीलावंती भी हंसने लगी। उसके बाद रियान आज पहली बार नीलावंती के पास आया और उसके गले लगाकर कहा, थैंक यू मॉम, आपने मुझे एक नया जीवन दिया। नीलावंती की भी आंखें नम हो गई। उसने भी रियान को अपनी बाहों में जकड़ लिया। उस दिन तीनों नहाकर घर से निकले और रात तक यहाँ वहाँ मॉल, पार्क और मूवी देखने गए। सभी बहुत खुश थे। सबसे ज्यादा खुश रियान था और नीलावंती भी बिल्कुल निश्चिंत हो चुकी थी। उसे कल काम के सिलसिले में विदेश जाना था, लेकिन उसे रियान की बड़ी चिंता हो रही थी। वह ऐसी हालत में उसे सफर में नहीं ले जा सकती थी। उसके साथ पर प्रेरणा के साथ वह खुश था। नीलावंती प्रेरणा के भरोसे आराम से उसे छोड़कर जा सकती थी। अगले दिन की सुबह नीलावंती ने रियान और प्रेरणा को बताया कि मुझे काम के सिलसिले में विदेश जाना है, 1 हफ्ते बाद आऊंगी। रियान पहले तो उन्हें रोकने लगा, फिर उनके साथ जाने की जिद करने लगा। बाद में प्रेरणा के समझाने के बाद मान गया और तीनों एयरपोर्ट पर गए, जहाँ नीलावंती ने आखिरी बार रियान को गले लगाया और खूब प्यार किया। उसके बाद प्रेरणा को चेतावनी दी। पिछली बार जैसे कुछ नहीं होना चाहिए, समझी? प्रेरणा ने यस मैम, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा कहा और शांत हो गई। कहीं न कहीं वह भी अतीत में चली गई थी। तभी अनाउंसमेंट हुई और नीलावंती प्लेन की ओर भागी। उस दिन के बाद प्रेरणा हमेशा ही रियान के साथ रहती थी। यहाँ तक कि जब वह नहाने जाता तो बाथरूम जाता तो भी साथ ही होती और खुद उसे नहलाने लगती। रियान को प्रेरणा से एक कोफ्त होने लगी थी। वह उसके साथ अपने बिस्तर में सोती थी। उसे कस के गले लगाना, नींद में पोटार के सोना। कभी कभी प्रेरणा का हाथ धीरे धीरे रियान के पेट सहलाते सहलाते प्राइवेट पार्ट तक पहुंच जाते और रियान डर जाता। प्रेरणा हमेशा ऐसा दिखाती मानो वे गहरी नींद में है। रियान को कभी कभी लगता यह सब माँ को फोन में बतला दूं। फिर वह सोचता क्या पता वाकई नींद में ऐसा करती होगी। बेकार में उसकी नौकरी चली जाएगी और माँ परेशान होकर अपना काम छोड़कर भाग आएगी। एक रात बिस्तर पर प्रेरणा रियान को पूरी तरह अपने बाहों में भरकर सुला रही थी। जब रियान की नींद खुली तो वह प्रेरणा के ऊपर था। उसे बहुत अजीब लगा क्योंकि प्रेरणा नींद में कतई नहीं थी। रियान ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, प्रेरणा ये तुम क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे, और प्रेरणा से दूर जाने लगा। प्रेरणा ने रियान को पकड़कर बिस्तर पर पीठ के बल लेटा दिया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और किस करने लगी। रियान अब घबराया हुआ सा बिस्तर पर ऊपर सांसें ले रहा था। वह महज 13-14 साल का बच्चा था और इतनी सेक्सुअल उत्तेजना बर्दाश्त कर पाना उसकी औकात से बाहर थी। वह सहमा सा बिस्तर पर पड़ा तेज सांसें ले रहा था, जबकि प्रेरणा धीरे धीरे उसके पूरे बदन को चूमते हुए छाती तक आ चुकी थी। अब प्रेरणा ने धीरे धीरे रियान को निर्वस्त्र करना चालू कर दिया। सर तक तो रियान खामोश रहा, पर जब उसने पजामा उतारना चाहा तो रियान ने प्रेरणा के हाथ पकड़ लिए और धीमी लेकिन रोई आवाज में कहा, नहीं प्लीज नहीं। प्रेरणा ने पुनः उसके मस्तक को चूम कर कहा, कम ऑन, कुछ नहीं होता बच्चे, और आखिरकार उसे पूरा नंगा कर ही दिया। अब रियान अपने आप को प्रेरणा की पकड़ से छुड़ाने के लिए हाथ पैर मारने लगा, लेकिन उसके शरीर में इतनी हिम्मत नहीं बची थी। वह लगातार प्रेरणा से प्रार्थना कर रहा था कि वे उसे छोड़ दे, लेकिन प्रेरणा तो उसके प्राइवेट पार्ट को चूमने में मस्त थी, जैसे उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा हो। अब प्रेरणा उठी और रियान ने एक लंबी चैन की सांस ली। प्रेरणा बिस्तर से उठकर अपने कपड़े उतारने लगी। उसने झट से अपने खूबसूरत गोरे जवान जिस्म को कपड़ों की कैद से रिहा कर दिया और एकदम नंगी होकर रियान के बगल में लेट पड़ी। रियान उठकर भागने को हुआ, लेकिन उसने झट से उसे दबोच लिया और अपने ऊपर लेटकर पुचकारने लगी, आजा मेरी जान। क्या हुआ मेरी जान को? रियान मासूम सा लड़खड़ाती जबान में बोला, मुझे छोड़ दो। प्रेरणा अब उसके साथ सहवास करने को आतुर हो चुकी थी। वह उसे अपने नंगे जिस्म पर लेटाकर मादक आवाजें निकाल रही थी। तभी अचानक उसे अपने गर्दन में बेहद तेज दर्द हुआ, जैसे किसी भयानक जंगली जानवर ने काटा हो।
उस दर्द ने उसकी सारी काम वासना छूमंतर कर दी। वह लगभग रोती हुई अपनी गर्दन पर हाथ फेरी तो उसे वह महसूस हुआ रियान के दांत और खून। वह एकदम से चीख पड़ी और रियान को परे धकेल के बिस्तर से नीचे कूद गई। अब वे रियान के ठीक सामने लगे शीशे में अपनी गर्दन देखने लगी। उसकी कोमल और नाजुक गर्दन में 2 सुराख साफ दिख रहे थे जिसमें से खून निकल रहा था। यह देखकर जब उसने पीछे पलटकर रियान को देखा तो वह चीख पड़ी। वह जोरदार चीखना चाहती थी लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। सामने था वही जंगल वाला खौफनाक खून जमा देने वाला नजारा जो उसने जंगल में देखा था। रियान उस दिन की तरह एक पिशाची मुद्रा में किसी जानवर की तरह बैठा था और उसकी आंखें लाल सुराख गुस्से में हो रही थी। उसके सामने के 2 दांत किसी जंगली भेड़िए की तरह लंबे और नुकीले होकर चमक रहे थे। उसके हाथों में भी तेज और पेने नाखून उग चुके थे। प्रेरणा की हालत काटो तो खून नहीं वाली थी। वे घबराई सी पीछे हटने लगी और अंत में एक दीवार से सट गई। दरवाजा ठीक उसके सामने वाली दीवार पर था लेकिन वहां पहुंचना मुमकिन नहीं था। वे रियान के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और अपने किए के लिए माफी मांगने लगी। रियान को देखकर लग रहा था कि प्रेरणा की माफी उसे शांत कर रही है, लेकिन अनुमान के विपरीत अचानक रियान ने प्रेरणा के ऊपर छलांग लगा दी।